इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 6 में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में और आज हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। हालांकि लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उस फील्ड में एक्चुअली जो फोर्सेस, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या। द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज फ्री टू मूव। एक पाथ है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा पाथ है जिसमें जो अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दे तो वो इजीली मूव करना चालू कर जाएगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज लें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसमें अगर हम क्यू नॉट प्लेस कर दें तो उसको एक पाथ मिल गया, वो आउटवर्ड फ्लो करना चालू कर जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट का मतलब यही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होगा, पहले आंसर देखते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक जो फील्ड लाइंस है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये एक फील्ड लाइन है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमको फोर्स मिलेगा। ओके, अलग अलग पॉइंट पर हमको अलग अलग डायरेक्शन पर पॉइंट मिलते जाएगा। ओके, अगर इस पॉइंट पर निकालें तो इस पॉइंट का डायरेक्शन ऐसे है, हर पोजीशन पर अगर कर्व्ड लाइंस है तो हर पोजीशन पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है फोर्स का। ओके, इसका मतलब है कि जब भी ये कर्व चेंज होते जाएगा तो उसी कर्व में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता जाएगा। ओके, बट एक्चुअली क्या है, इसमें हमको सिर्फ लाइन ऑफ फोर्स के बारे में ही पता चलता है। चार्जेस क्या होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा हो ना कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर यूनिट नेगेटिव चार्ज रख दें तब क्या होगा, क्या इसी डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड का है, दैट इज फोर्स का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें तब तो ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर उसमें हम नेगेटिव चार्ज रख दें तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखो चेंज हो गया ना फोर्स का डायरेक्शन। ओके, तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मिलेगा, फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। ओके, नाउ फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब एक पॉजिटिव चार्ज से मैंने पहले भी बताया है, एक पॉजिटिव चार्ज से कैसे होगा फील्ड, आउटवर्ड होगा। ओके, आउटवर्ड होगा और डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग एंड आउटवर्ड। ओके, पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए कैसा होगा, कॉन्वर्जिंग, मीन्स जितना भी फील्ड है वो पूरा कॉन्वर्ज होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होते जाएगा, कॉन्वर्ज होते जाएगा, एंड इनवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट फील्ड लाइंस है, वो है टू ऑपोजिट चार्जेस। अगर दो ऑपोजिट चार्जेस में फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। तो अगर इसको सेक्शन को हम डिवाइड कर दें, देखो बच्चों, इसको सेक्शंस को डिवाइड कर दिए तो अब क्या हो, देखो यहाँ पर जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दिख रही हैं, बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, और इसके हाफ में जाएं तो हमको मिलेगा नेगेटिव फील्ड में अंदर की तरफ आ रहा है। इट मीन्स ये इस तरह का डायग्राम होगा। अगर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड रिप्लेस किया हुआ है तो उसमें इस तरह का फील्ड होगा, इस तरह का फील्ड लाइंस होगा।
ओके नाउ अब है अगर दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस रख दिए तो क्या होगा ना। अगर अब दोनों तरफ सेम चार्जेस है तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों तरफ से बाहर के निकलेगा, दोनों तरफ से बाहर के लिए निकलेगा, दोनों तरफ से बाहर के लिए निकल रहा है। ओके और अगर नेगेटिव हो गया तब क्या होगा, वो अभी भी वो जो रिपल्शन तो होगा, रिपल्शन होगा लेकिन दोनों तरफ से इनवर्ड होगा, दोनों तरफ से इनवर्ड की तरफ होगा। शेप ऐसा ही दिखेगा, बस ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ होगा। ओके अब आते हैं कुछ और टाइप्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पे। नाउ नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। ओके और एक है नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो अब पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट में क्या होगा ना, ये पॉजिटिव चार्जेस है तो फील्ड लाइंस कैसे जाएगा, बाहर जाएगा, और ये स्ट्रेट है तो जितना भी फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जाएगा। ओके और इस तरफ भी वैसा ही होगा क्योंकि एक प्लेट का दो फेस होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ओके तो लेफ्ट वर्ड भी जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। ओके जब और भी हम लोग डेरिवेशंस वगैरह करेंगे। नाउ अब ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट में भी स्ट्रेट ही होगा, नेगेटिव प्लेट में भी स्ट्रेट होगा, पर कैसा होगा डायरेक्शन, अंदर के तरफ, पर डायरेक्शन होगा अंदर के तरफ। ओके अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें और दो पैरेलल प्लेट्स ले लें, दो पैरेलल प्लेट्स है जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। ओके तो अब इसमें कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, और बाहर की तरफ हल्का सा कर्व होगा, हल्का सा कर्व होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, जो बाहर से सीधा निकलना चाह रहा है ना वो इधर से बाहर की तरफ निकलेगा और अंदर की तरफ जाएगा। ओके हल्का सा बाहर की तरफ निकलेगा और अंदर की तरफ जाएगा। मैंने इस तरफ डायरेक्शन नहीं बनाया, उससे हो सकता है इंसुलेटिंग वगैरह हो, मटेरियल रख करके ये पैरेलल प्लेट्स को बना करके, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए कि दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर कैसा होगा। ओके बाहर तो पॉजिटिव के लिए इसी तरह से बाहर जाएगा और नेगेटिव के लिए उसी तरह से अंदर दिखेगा, लेकिन मैंने पैरेलल प्लेट्स के अंदर पे दिखाया है कि अंदर तरफ कैसा होता है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट जो भी डायग्राम्स है ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स। ओके नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नाउ फर्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है स्टूडेंट्स वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस तरह से ब्रेक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोर्सेस कंटिन्यू, अगर फोर्स डिसकंटिन्यूस हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ओके नेक्स्ट है रीजन वेयर लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रीजन वेयर लाइंस ऑफ फोर्स आर अपार्ट आर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। डेफिनेट है स्टूडेंट्स कि जहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस लाइंस ऑफ फोर्सेस जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, देखो जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा और जहाँ बीच सेक्शन में है वहाँ पर दूर होगा। तो डेफिनेट है कि जहाँ पर दूर होगा वहाँ पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिनोट करेगा, और जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर से कभी पास नहीं करेगा बच्चों। ये सपोज ये कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है। ओके नाउ ये चार्ज कंडक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस इनसाइड a conductor is always zero। अंदर में जो फील्ड लाइंस होता है वो है E इक्वल्स टू ऑलवेज एक कंडक्टर के अंदर जीरो होता है।
ओके जब हम नेक्स्ट में गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे ढंग से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके उस समय और अच्छे से एक्सप्लेन। अभी आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है वो कभी कंडक्टर से पास नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो जीरो होता है। ओके नाउ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अभी जो हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम में क्या था, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज में जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके नाउ फिफ्थ है टू लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। अगर दो लाइन्स ऑफ फोर्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकता है। इंटरसेक्ट अगर हो गया तो इस पॉइंट पर ये भी लाइन अब डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो फोर्स का डायरेक्शन इधर भी दिखा रहा है और फोर्स का डायरेक्शन इधर भी दिखा रहा है। तो इस पोजीशन पर अगर हम क्यू नॉट को अगर रखेंगे तो क्यू नॉट इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके तो इसलिए कभी भी फोर्स लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तब आपको क्या लिखना होगा, ये एक छोटा सा डायग्राम बना लेना एंड वहां टेंजेंट ड्रॉ करके लिख देना, इफ टेंजेंट इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट देन द फोर्स एट दिस पॉइंट will be in two directions. For two directions of forces, Q naught cannot move from that place. Okay, तो two lines of forces do not intersect at any point का आंसर होगा। Okay, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके नाउ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम बेसिकली तीन डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। कभी कहीं कहीं पर लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों सेम ही चीज़ है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से, जो एरिया सरफेस मीन्स एरिया, तो एरिया को डिनोट करेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, पूरा वॉल्यूम में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके अब एक एक करके देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, तो लैम्डा अगर ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज में अगर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस जो लाइन जो वायर है इसका लेंथ है सपोज L और चार्ज है वो है Q, तब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लैम्डा क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल चार्ज, इसमें टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द रॉड टू द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू Q by L। ओके अब लैम्डा हो गया Q by L। नाउ चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर। अगर इसका डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलम के लिए क्या होता है AT और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा L to the power -1 AT। ओके नाउ नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखेंगे कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस को कंसिडर किए हैं, आर्बिट्ररी सरफेस है जिसका टोटल एरिया है A और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका टोटल चार्ज है Q। ओके अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly over the surface to the total surface area of the plate. Okay, it means it is Q by A, that is total charge per unit area. Okay, इसका भी डायमेंशन देख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगेन चार्ज के लिए AT यूज करेंगे एंड एरिया के लिए क्या हो जाएगा L²। तो ये क्या बन जाएगा M0, मास नहीं है M0, L to the power -2
टी एंड ए, इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, यहाँ पर भी इसी तरह से लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है, एम नॉट लिख लेंगे, यहाँ पर L⁻⁻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 ⁻
पे जो भी क्वांटिटी है उसको बाद में ही लिखना। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम। ये पूरा वॉल्यूम लिए हैं, जो एक स्फीयर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर तो सर्कल होगा, जो एक स्फीयर होगा वो एक स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज क्यू और इसका टोटल वॉल्यूम है वो है वी। ओके, तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली क्यू ओवर द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम वी ऑफ द स्फीयर। ओके ओके, तो यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर रो क्या हो जाएगा, इसको रो से डिनोट करते हैं। रो हो जाएगा क्यू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा अगेन 80 डिवाइडेड बाय एल क्यूब। ओके, तो डायमेंशन लिखेंगे एम नॉट एल टू द पावर -3 ए, दैट इज टी लिख लेते हैं, उसके बाद ए लिखेंगे। ओके, ओके बच्चों। ओके, अब इस पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेशन। ओके, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, बस इसको इस तरह से बताया जाता है, इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला हम निकालेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज। अब बच्चों, अगर लाइन, अभी तक हमने कूलम्स लॉ में जो हम 2 पॉइंट चार्जेस पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट चार्जेस पढ़े हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, वो दूसरा पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। ओके, अभी तक यही सब हम पढ़े हैं। नाउ अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ हमेशा पॉइंट चार्ज दिया हो। अगर मेरे पास एक लंबा वायर है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे हम कुछ दूरी पर फोर्स, अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर फोर्स निकालना हो या कोई दूसरा चार्ज रख दिया गया उस पर फोर्स निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरीके से निकालेंगे। ये जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम है, ड्राइंग में एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पर एक चार्ज, लाइन चार्ज रख दिया गया है, जिसका लेंथ कैपिटल एल से हम डिनोट कर सकते हैं। टोटल एल है, टोटल लेंथ है एल। ओके, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ से कुछ दूर दैट इज क्यू पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ गया है, दैट इज क्यू नॉट, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब हमको टेस्ट करना है कि ड्यू टू दिस लाइन चार्ज इस पोजीशन पर कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो कितना फोर्स लग रहा है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं। ओके, नाउ अब क्या दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर से ये r1 वेक्टर, ये है r2 वेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड, ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ है, तो E21 वेक्टर बाहर की तरफ है, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो R21 है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो ये R21 वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो R21 वेक्टर को कैसे लिखते हैं, R21 वेक्टर को हम लिखते हैं R2 माइनस R1। ओके, पोजीशन वेक्टर्स में R2 माइनस R1। ओके, ना अब देखते हैं इसको कैसे। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसी तरह से क्या करना, जब भी बोर्ड एग्जाम्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन, कभी भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसमें हर चीज़ को पहले आप लिख लेना कि ये क्या है। सपोज लेट टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज एल, तो ये टोटल लेंथ तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ पे भी मार्क्स होता है। ओके, ना टोटल चार्ज, इसमें टोटल चार्ज कितना दिया गया है, वो है क्यू। ओके, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब चार्ज, अभी तक हमने सिर्फ चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन, SI यूनिट और डायमेंशन पढ़ा है। अब इसको किस तरह से यूज करते हैं, क्यों हमको लैम्डा चाहिए ही चाहिए। ओके, अब पता चलेगा डेरिवेशन में कि क्यों लैम्डा का जरूरत होता है। ओके, नाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज एट
Q, लाइन चार्ज एट Q, अ स्मॉल लेंथ डेल एल। अब क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली लाइन चार्ज के लिए निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम यहां पर कूलम्स लॉ ही यूज करेंगे। तो कूलम्स लॉ क्या डिटरमाइन करता है, सिर्फ कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अब ये लाइन चार्ज को हम 2 पॉइंट चार्ज कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट चार्ज कैसे बना देंगे। पॉइंट चार्ज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, वो है डीएल। अब अगर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए, टोटल लेंथ है एल, तो एक स्मॉल एलिमेंट को हम डीएल से डिनोट कर दिए। ओके, अब इस डीएल में अगर टोटल में है चार्ज Q, टोटल में है Q चार्ज, तो स्मॉल एलिमेंट में कितना चार्ज हो जाएगा, dq। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो dq चार्ज है, इस dq चार्ज को हम dl के टर्म्स में लिखेंगे। यानी dq चार्ज को हम dl के टर्म्स में लिख के उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, और पूरा लेंथ को अगर हम इंटीग्रेट कर दिए तो पूरा का पूरा चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स है वो निकल जाएगा। इसलिए लैम्डा का यूज होता है। अब लैम्डा का यूज कैसे है देख लो, लेंथ है कितना लिए dl, और उसमें चार्ज कितना है dq एट p पोजीशन पर। ओके, अब क्या करना है, अब हमको पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन द वायर बाय टोटल लेंथ, ये तो एक रेशियो है। हमको पता है कि रेशियो हमेशा सेम होता है, रेशियो थ्रू आउट कोई भी चीज़ का हमेशा इक्वली रहेगा। तो इस पोजीशन, अगर इसके लिए अगर हम पूरा लेंथ ऑफ द वायर के लिए लैम्डा क्यू बाई एल ले सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ के लिए अगर हमको लैम्डा निकालना होगा यहाँ के लिए, तो लैम्डा क्या होता है, सिर्फ इतना लेंथ देखना, सिर्फ इतना देखना बच्चों, इतना लेंथ के लिए टोटल चार्ज कितना है, dq चार्ज है, और यहाँ के लिए टोटल लेंथ कितना है, dl है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर उसी तरह से लिखा गया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ द एलिमेंट्री, टोटल एलिमेंट्री जो चार्ज है वो है, डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो अब dq को हम dl के टर्म्स में लिख दिए ना, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl। अब देखो यहाँ पर मिल गया हमको dq इन टर्म्स ऑफ लैम्डा dl। अब लैम्डा dl जब मिल गया है तो हम अब क्या करेंगे, अब यूज करेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है ना, स्मॉल फोर्स, इस अगर पूरा के लिए F फोर्स लग रहा है तो छोटा सा के लिए क्या लगेगा, dF स्मॉल फोर्स लगेगा। तो स्मॉल फोर्स लिए dF इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, इसकी वजह से हम निकाल रहे हैं, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल रहे हैं, तो इस पर चार्ज कितना है, dq इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पर, तो क्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, r21 वेक्टर, r21 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर। तो मॉड का जब भी हम स्क्वायर करेंगे, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस हमको शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। ओके ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू dF बाई क्यू नॉट। जिस पर फोर्स लग रहा है उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं, फोर्स को डिवाइड कर दिए तो हमको ये इक्वेशन मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू आर स्क्वायर इंटू r21 कैप, क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, मैग्नीट्यूड इंटू पोजिशन, डायरेक्शन। ओके ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, तो ये अगर हम इक्वेशन 1 लिए हैं dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl, इसको अगर इक्वेशन 1 लिए हैं और इसको अगर इक्वेशन 2 लिए हैं, तो इसका dq का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो d इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर डॉट r21 वेक्टर। ओके, नाउ हम चार्ज को अब dl के टर्म्स में लिख के यहाँ बस वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हमको अगर ये स्मॉल के लिए d है तो पूरा के लिए क्या हो जाएगा, नाउ d, अब हम पूरा के लिए कैसे निकालेंगे, बस इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल वायर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इक्वेशन 3, तो इसको इक्वेशन इक्वेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ d वेक्टर क्या हो जाएगा, e वेक्टर मिल जाएगा, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। तो अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थ्रू L, पूरा L में इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर इंटू r21 कैप। ये है जनरल फॉर्म। ओके, बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में जनरल फॉर्म ही है स्टूडेंट्स, बट डोंट वरी, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा। ओके, एक्चुअली ये चैनल बेसिकली प्रॉपर बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने बनाया है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंटेंट मिले।
ओके बट इसके लिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा। पहले मैं जनरल फॉर्म्स पर आज जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट दे देंगे, डेरिवेशन ऑफ प्रॉपर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, लाइन चार्ज, रिंग, ये सब का डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे डेरिवेशन होता है। ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस चार्ज। अब एक सरफेस चार्ज हमको दे दिया गया है, ओके जिसका एरिया है टोटल, इसका एरिया है A और इसमें टोटल चार्ज कितना देते हैं हम लोग, Q देते हैं। ओके नाउ टोटल एरिया ऑफ प्लेट इज A, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इज Q, हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। ओके एरिया के लिए याद रखना सिग्मा। ओके नाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज एट Q, तो इस पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमको निकालना हो तो कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया DA, तो क्या करेंगे, इस पर हम एक स्मॉल एरिया फिर से ले लेंगे, वहां पर स्मॉल लेंथ लिए थे, यहां पर स्मॉल एरिया ले लेंगे। ओके जिसमें टोटल एरिया क्या हो जाएगा DA और टोटल चार्ज कितना होगा अगेन DQ। ओके और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक है R2 वेक्टर और यहां से यहां तक है R1 कैप और इसके लिए R2 कैप है। ओके नाउ तो इसके लिए इस पोजीशन से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा R12 वेक्टर। ओके और अगर डिस्टेंस हमको लेना होगा तो इसको यहां पर क्या ले लेंगे, R12 वेक्टर का मॉड ले लेंगे, वो हो जाएगा R डिस्टेंस। ओके नाउ तो E12 भी इसी तरफ डायरेक्शन शो करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स देगा और R12 भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके नाउ टू डिटरमाइन हो गया। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल्स टू, नाउ अगेन DQ बाय, तो छोटा सा एलिमेंट के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा, वैसे सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, वो पूरा प्लेट का। अब हम छोटा स्मॉल एलिमेंट्री प्लेट लिए हैं, कंसिडर किए हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा DQ बाई DA। ओके तो DQ कितना हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया हम लिख लिए सिग्मा इंटू DA। अब यूजिंग कूलम्स लॉ, अब अगर हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो DF क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दैट इज डिस्टेंस है R1 मॉड, दैट इज R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो गया, इंटू R12 कैप पोजिशन यानी डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन मिल गया, यहां से यहां तक का डायरेक्शन है R12। ओके दैट इज कैप। नाउ अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स बाई चार्ज, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर डॉट R12 कैप। ओके नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को अगर हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, सिर्फ DQ के जगह सिग्मा इंटू A मिल गया और ये इक्वेशन बन गया। अब टोटल प्लेट का निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे D, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, D 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया से होल एरिया पर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो DA इंटीग्रेट होके A बन जाएगा और कहां से कहां एरिया है वो लिमिट पुट करके हम निकाल सकते हैं। ओके तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो जनरल फॉर्मूला अगर आया तो इतना तक बनाना है। ओके नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज। अब हमको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया, ये आर्बिट्ररी वॉल्यूम ले लिया गया है जिस पर टोटल वॉल्यूम है V और टोटल चार्ज है वो अगेन Q है। ओके तो एक स्मॉल एलिमेंट फिर से कंसीडर करेंगे जिसमें स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा DV और इसमें चार्ज कितना है DQ चार्ज है। ओके नाउ पोजीशन वेक्टर, इससे इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है और इसका जहां जिस पोजीशन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर चार्ज कितना लिए हैं Q0 और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा R1 कैप, दैट इज R1 वेक्टर। तो अगेन यहां से यहां तक का पोजीशन क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ओके इसका डायरेक्शन देगा। नाउ तो R12 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा इसी डायरेक्शन में। ओके
नाउ अगेन लेट अस कंसीडर, फिर यूज करके हम लोग वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है V टोटल हैविंग, और इसमें टोटल चार्ज डेंसिटी कितना लेंगे, सिग्मा लेंगे, रो लेंगे। वॉल्यूम का टोटल चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अगेन रो को हम dQ/dV, टोटल चार्ज, टोटल सिग्मा इज टोटल चार्ज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, इस तरह से लिखेंगे और वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या करेंगे, यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ यूज करके फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू, ये हो गया डायरेक्शन r12 कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स बाय Q0 1/4πε0 dQ/r² डॉट r12 कैप एंड सब अगेन इसको, इसका वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको सिग्मा dV के टर्म्स में हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। और अब पूरा वॉल्यूम में अगर निकालना होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे, थ्रू आउट वॉल्यूम हम इंटीग्रेट कर देंगे और ये इक्वेशन लिखेंगे जो है जनरल इक्वेशन और जनरल फॉर्मूला। ओके, इसको जनरल इक्वेशन ही बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डेरिवेशंस। ओके, नाउ एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेशन जो आज हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वो करना है, वो एक्चुअली गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ पर न्यूमेरिकल्स और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। लेकिन यूजिंग कूलम्स लॉ भी सेम चीज़ को हम कूलम्स लॉ से भी डेरिवेशंस कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेशंस करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। ओके, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में अगर लाइन है, चार्जेस है, सर्कुलर रिंग है, तो कैसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। ये आपके अभी पोर्शन में नहीं है लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ज़रूर दूंगा उस पर बेस्ड, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर बेस्ड होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर करिएगा ताकि आपको इसी तरह से इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो बोर्ड एग्जाम्स का मिलता रहे। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।